28 वर्षीय पूजा ने 39 साल के मयंक श्रीवास्तव के साथ प्रेम विवाह किया था। लेकिन जिस सुख के लिए उसने मयंक श्रीवास्तव के साथ प्रेम विवाह किया था, वह सुख उसे नहीं मिल रहा था। यानी शादी के बाद वह मयंक से खुश नहीं थी, इसलिए उसने शॉर्टकट रास्ता अपनाया और उसने मयंक श्रीवास्तव के छोटे भाई मुकेश श्रीवास्तव के ऊपर डोरे डालने शुरू कर दिए। क्योंकि मुकेश जो था वो अपनी भाभी के हम उम्र था और फिर दोनों एक दूसरे के साथ नाजायज़ रिश्ते में बन जाते हैं। लेकिन जब ये बात मयंक को पता चलती है तो उसके ऊपर क्या गुजरती है। दोस्तों, इस तरह के मामले देवर भाभी के ना जाने कितने मामले हुए हैं, लेकिन ये एक ऐसी अजीबोगरीब कहानी है जिसको सुनकर के आप भी हैरान रह जाओगे। तो आज इस कहानी को मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जो कि रामपुर के साइड की है। और दोस्तों, देवर भाभी के इन नाजायज़ रिश्तों में आगे क्या क्या मोड़ आते हैं, क्या क्या होता है, ये पूरी कहानी आप मेरे साथ सुनिए शुरू से आखिर तक। दोस्तों, आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक रोज़ मयंक ने अपनी पत्नी पूजा को अपने छोटे भाई मुकेश की बाहों में समाये हुए देख लिया। तब उसने दोनों को खूब फटकार लगाई। उस समय उन दोनों ने मयंक से माफ़ी मांगी कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मयंक ने उनको माफ़ भी कर दिया। कुछ दिनों बाद पूजा और मुकेश दोबारा पकड़े गए। यानी एक बार माफ़ करने के बाद फिर वह दोबारा उसी हालत में नाजायज़ अवस्था में नाजायज़ संबंध बनाते हुए पकड़े गए। तो इस बार मयंक ने अपने भाई मुकेश को और अपनी पत्नी पूजा को खूब मारा। इतना मारा कि वह मारते मारते थक गया। मुकेश तो घर से बाहर निकल गया, लेकिन पूजा कहाँ जाती। उसको वह तब तक मारता रहा जब तक उसके पूरे जिस्म पर निशान ना पड़ गए, जब तक मयंक थक नहीं गया। इस मार से वह तंग आ चुकी थी। अब तो आए दिन का यही रोज का नाटक हो गया था। मयंक के मन में जो शक का कीड़ा पनप गया था और जो उसने अपनी पत्नी को अपने भाई के साथ देख लिया था, वह इतनी आसानी से निकलने वाला नहीं था। वहीं पूजा और मुकेश भी इतनी आसानी के साथ मानने वाले नहीं थे, क्योंकि पूजा को उस भरी जवानी में जब एक मर्द की तलाश थी, एक औरत को, जिस औरत की 28 साल उम्र में जब उसकी भरी जवानी होती है, हर रोज़ पति का सुख चाहिए होता है। उस वक्त में बस ड्राइवर मयंक बाहर रहता था अपने काम के सिलसिले में, क्योंकि अगर वह काम ना करता तो घर से पैसा कैसे आता, और घर चलाने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, इसलिए उसे बाहर जाना पड़ता। कहाँ तक बंदिशें लगाता वह अपनी पत्नी पर, अपने भाई पर। 2-4 दिन तो सब कुछ ठीक चलता रहता, लेकिन उसके जाते ही वह फिर बेलगाम हो जाते और एक दूसरे में समा जाते। जब ये हरकतें बार बार उसके सामने आती रहीं तो अब उसने उन दोनों के ऊपर पाबंदी लगा दी। यानी उसने घर से बाहर जाना ही बंद कर दिया। उसने अपनी बस एक साइड में खड़ी कर दी। मुकेश और पूजा बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनके जिस्म की आग उन्हें तड़पा रही थी एक दूसरे से मिलने के लिए। इसलिए पूजा और मुकेश फैसला करते हैं कि वह मयंक को रास्ते से हटा देंगे। और फिर मुकेश बाजार जाता है और एक चाकू खरीद कर लाता है बड़ा सा, और लाकर के अपनी भाभी को दे देता है। उसकी भाभी पूजा उस चाकू पर पत्थर से धार लगाती है और छुपा देती है। कमरे में रात को जब मयंक शराब के नशे में आया, क्योंकि एक तो पत्नी की बेवफाई, ऊपर से उसका छोटा भाई उसकी पत्नी के साथ वह नाजायज़ संबंध रखता था, इसलिए उसको और भी ज़्यादा दुख था। तो वह शराब कुछ ज़्यादा पीने लगा था। यूँ तो शराब वह पहले से ही पीता था, क्योंकि ड्राइवर था और शराब पीने की उसे लत थी। शराब वह कभी बाहर पीता तो कभी बोतल वह घर में भी लेकर आ जाता था। इस शराब पीने में जब वह घर में बैठता तो पूजा और मयंक के बीच में लड़ाई झगड़ा भी हुआ करता था। ऐसे ही वह शराब पीकर के घर में आया और आकर खाना खाते ही फौरन अपने बिस्तर पर लुढ़क गया। जब वह पूरी तरह से नशे में हुआ और पूरी भरपूर नींद में सो गया तो पूजा अपने बिस्तर से, यानी उसके पास से उठी और अपने देवर के कमरे में आ गई। और आते ही वह वासना के समुद्र में गोते लगाने लगते हैं। दोनों रात को करीब आधी रात का पहर था जब वे दोनों वासना के समुद्र में गोते लगा रहे थे। दोनों दूसरी दुनिया में मस्ती कर रहे थे। तब उसी वक्त में मुकेश के कमरे का दरवाज़ा धड़ाम से खुलता है। सामने क्या देखा कि मयंक खड़ा हुआ है। मयंक अंदर आया और पूजा के बालों को पकड़ता है और घसीटते हुए उसे अपने कमरे में ले जाने लगा और कहता है कि बेगैरत, तू बाज नहीं आएगी। मैंने तुझे कितनी बार माफ़ कर दिया, मैंने तुझे कितनी बार समझाया, लेकिन तू अपने इस खेल से, अपनी इस हरकत से बाज नहीं आती है। आज तेरा काम तमाम कर दूंगा। यह देखकर मुकेश तड़प उठता है कि उसकी भाभी, उसकी प्रेमिका उसकी आंखों के सामने पिट रही है।
तो वह अपने बड़े भाई मयंक का हाथ पकड़ लेता है और पकड़ करके उसको मरोड़ देता है। तभी उससे छूटने के बाद पूजा कहती है कि मुकेश, देख क्या रहे हो, आज इस दीवार के रास्ते से हटा दो। जब तक यह जिंदा रहेगा हम दोनों को मिलने नहीं देगा। ना तो ये मुझे खुद सुख पहुंचाता है और ना तुम्हारे साथ ये मुझे सुख लेने देता है। इसलिए आज इसका काम तमाम कर दो ताकि आसानी के साथ हम दोनों का मिलन हो सके और हम दोनों फिर शादी करके एक दूसरे के साथ रहेंगे। मयंक अपनी पत्नी के मुँह से ये बात सुन रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस पत्नी के साथ उसने प्रेम विवाह किया है, आज वह उसके भाई से उसे मारने के लिए कह रही थी। तभी मुकेश वहाँ से छुपाया हुआ चाकू उठाता है और अपने भाई के ऊपर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देता है। दोस्तों, कैसी विडंबना थी कि एक औरत के लिए एक भाई अपने भाई के खून का प्यासा हो गया था और उसने अपने भाई को चाकू से मारना शुरू कर दिया था। वजह बनी थी एक औरत, और वह भी उसकी भाभी। दोस्तों, उसके बाद में पूजा और मुकेश ने मयंक को मौत के घाट उतार दिया। उसको पूरी तरह से चाकुओं से गोद देते हैं और उसको मारने के बाद उसकी लाश को तोड़ मरोड़ने के बाद उसको एक बोरी में भरते हैं और फिर दोनों साइकिल पर ले जाते हैं उसकी लाश को, और वहाँ के गांव में बाहर एक तालाब था और उस तालाब में डाल देते हैं। उस बोरी को वापस आने के बाद जो खून के छींटे उस कमरे में फैल चुके थे, जो खून वहाँ पर बह चुका था, उस खून को वो साफ करते हैं और सारे सबूत मिटाते हैं कि कोई भी सबूत उसका ना मिले। और जिस कपड़े से वह खून साफ किया था और जो चाकू था उसको लपेट करके छत के ऊपर छुपा देते हैं। इसी तरह से सुबह हो जाती है। सुबह मुकेश अपने काम पर चला गया क्योंकि मुकेश जो था वह ईंट भट्टे का पर काम करता था। इधर कोई दिक्कत नहीं हुई। 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन के बाद मुकेश तालाब में जाता है। वह देखता है कि देखूं लाश के क्या हालात हैं, ऊपर तो नहीं आ गई है। उसने देखा जो उसका शक था वह सही निकला, यानी वह लाश जो थी, वह बोरी जो थी जिसमें लाश बंधी थी मयंक की, वह ऊपर तैर रही थी। अब उसने सोचा कि उसकी पोल खुल जाएगी, इसलिए उसको डंडे से वह नीचे बिठाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहा। तभी उसी बीच गांव के कुछ आदमी उधर आते हुए उसे नजर आए। उसने सोचा कि वह फंस जाएगा, वो लोग उसे देख लेंगे। वही उस लाश को वह उसी हालत में छोड़ करके वहाँ से फरार हो जाता है। घर आता है और अपनी भाभी को साथ में लेता है और घर का ताला लगाता है और वहाँ से फरार हो जाता है। फरार होने के बाद वह जगह जगह भटकता रहा, लेकिन फिर उसे छुपने की एक सही जगह मिली। बाबा रामदेव के आश्रम में उसको छुपने की और सेट होने की सही जगह मिली। उसे पता था कि बाबा रामदेव के आश्रम में सैकड़ों लोग रोजाना रात को सोते भी हैं, वहाँ खाना भी खाते हैं और वहाँ पानी भी पीते हैं। उसे वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, और हुआ भी ऐसा ही। जब वह बाबा रामदेव के आश्रम पर पहुँचता है तो तमाम और भक्तों की तरह वह भी वहाँ पर बाबा रामदेव का प्रवचन सुनता और रात को वहीं सो जाता। अब उन्होंने सोचा कि घर का खर्च चलाने के लिए, पेट की आग बुझाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। वहीं बाबा रामदेव के आश्रम के बाहर एक चाय का स्टॉल था। दोनों पति पत्नी ने वहां पर नौकरी कर ली और वहीं पर जिंदगी गुजारने लगे। दोस्तों, आखिरकार पूजा मयंक के साथ में जो थी वो कैसे आई थी, कैसे उसकी पत्नी बनी थी। मयंक जो था वो एक बस ड्राइवर था और वह अपनी ननिहाल में ही रहता था। यानी मयंक और मुकेश दोनों अपनी ननिहाल में रहते थे, क्योंकि मयंक बस चलाता था और मुकेश जो था वह ईंट भट्टे पर काम करता था। मयंक की उम्र ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन उसका कोई रिश्ता नहीं आ रहा था। इसलिए उसकी उम्र जब 39 साल पार कर गई तो वह एक औरत के लिए तड़पता था, तरसता था कि उसकी भी पत्नी हो, उसकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएँ। अब एक रिश्तेदारी थी उसकी दूसरे गाँव में। जब वह अपने उस रिश्तेदार के यहाँ गया तो वहीं रहती थी पूजा, क्योंकि उस गांव की बदनाम लड़की थी। लड़कों से उसके नाजायज़ संबंध थे। उसका बाप भी उसकी इन हरकतों से परेशान था। इसलिए 28 साल की उम्र होने तक पूजा का कोई रिश्ता नहीं मिला और उसका बाप उसकी शादी नहीं कराया था। इसी तरह जब भी मयंक अपनी रिश्तेदारी में जाता तो पूजा से उसकी मुलाकात हो जाती। पूजा से जब मुलाकात हुई तो अब पूजा और मयंक एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और फिर उस गांव से भाग जाते हैं। गांव से भागने के बाद दोनों ने प्रेम विवाह किया, यानी एक मंदिर में शादी कर ली। इस बात को लेकर ना तो अपने घर वालों को उन्होंने कुछ बताया पूजा ने,
और ना ही मयंक ने अपने घर वालों को कुछ बताया। बाद में जब उन्हें पता चला तो उनको कोई ऐतराज़ भी नहीं हुआ। पूजा का बाप भी अपनी बेटी के रिश्ते को लेकर, उसकी शादी को लेकर के परेशान था और मयंक की भी शादी नहीं हो पा रही थी। इसलिए अब दोनों शादीशुदा हो चुके थे, दोनों शादी के बंधन में बंध चुके थे। लेकिन पूजा का सपना तब टूट गया जब 1 महीने तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। मयंक पत्नी के साथ में रात दिन प्यार भरी बातें कर रहा, उसको हर सुख पहुंचाता रहा। लेकिन जब वह अपनी ड्यूटी पर जाने लगा, वह बस ड्राइवर था और घर से 15 दिन 20 दिन महीना महीना गायब रहता, तो वह घर में अकेली बेचारी क्या करती। अब उसको इस उम्र में, जिस उम्र में हर रोज पति का सुख चाहिए होता है, उस उम्र में उसे वो रातें तन्हा गुजारनी पड़ रही थी। इसलिए वह अपने इस फैसले पर पछता रही थी कि उसने अधेड़ उम्र मयंक के साथ प्रेम विवाह करके बड़ा भारी गलत काम किया है। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। जब वह अकेले तड़पा करती थी तो उसका देवर उसको देखा करता था, वह भाभी की मजबूरी को समझा करता था। मयंक के जाने के बाद मुकेश ही घर में अकेला रहता था, क्योंकि दोनों भाई अकेले रहते थे ननिहाल में। और अब जब मयंक की शादी हो गई थी तो अपने ननिहाल से अलग उन्होंने एक घर किराए पर लेकर रखा था। उसी घर में वह दोनों भाई और पूजा रहते थे। मयंक के जाने के बाद पूजा अपने देवर मुकेश को रिझाने लगी थी। उस पर जब उसकी नज़र जमी तो अब उसकी राल टपकने लगी, क्योंकि बिगड़ी हुई और उसके कदम बहके हुए तो शादी से पहले ही थे। इसलिए एक तो ज़्यादा उम्र का था उसका पति, दूसरा अब वो उसको टाइम नहीं दे रहा था। इधर वह भरपूर जवानी में थी, उसको हर रोज़ मर्द की ज़रूरत होती थी। इसलिए उसने अपने देवर पर यह शॉर्टकट रास्ता अपना लिया था कि वह अपने देवर से अपने जिस्म की प्यास को पूरा करेगी। अब जैसे ही हर बिगड़ी हुई औरत करती है किसी मर्द को रिझाने के लिए, वही तरीका उसने भी अपने देवर को रिझाने के लिए आजमाया था। यानी कभी तो वह अपने सीने से आंचल को हटा दिया करती थी, तो कभी वह सिर्फ ब्लाउज पहने उसके सामने आ जाया करती, कभी वह उसके सामने झुक जाया करती, कभी वह उसको बैक साइड से अपने ऊपर रिझाने की कोशिश किया करती थी। तरह तरह के पैतरे उसने अपनाने शुरू कर दिए थे। और मुकेश भी कोई बच्चा नहीं था, वो भी 30 साल की उम्र का था। शादी उसकी भी नहीं हो रही थी और ना ही शादी उसकी हुई थी, तो इसलिए भाभी के इशारों को और भाभी की हरकतों को वह समझ गया था। लेकिन वह पहल करने से डरता था। पहले तो वह समझता था कि यह उसकी भाभी है, उसके बड़े भाई की पत्नी है, वह गलत नज़र से अपनी भाभी को नहीं देख सकता। लेकिन जब पूजा ने हदें पार करनी शुरू कर दी और उसको खुले आमंत्रण देने शुरू कर दिए, अपना खुला सीना उसको दिखाना शुरू कर दिया, कभी उसको वो धक्का मार देती, कभी वो उसको चूंटी काट लेती, कभी वह उसकी बाहों में बाहर डाल देती। देवर जी कह कहकर अब वो उसको बाहर बाजार भी ले जाने लगा था और उसके हाथ पर अपनी कमाई के पैसे लाकर भी रखने लगा था। ये सारी चीज़ें उनके बीच हो रही थी। तो अब दोनों को बहकने में देर नहीं लगी। एक दिन दोनों जब मयंक घर से बाहर गया बस लेकर के, तो अब पूजा ने समझ लिया था कि ये हफ्ता 10 दिन से पहले नहीं आएगा। उसी बीच दोनों के बीच में नाजायज़ रिश्ते कायम हो गए। एक बार मुकेश और पूजा के बीच में नाजायज़ रिश्ते कायम क्या हुए कि पूजा अपने देवर की दीवानी हो गई, क्योंकि उसका पति तो था वह ज़्यादा उम्र का था और उसका देवर जो था वह उसका हम उम्र था, यानी 30-32 साल की उम्र का। तो उसे एक मजबूत भरपूर मर्द का साथ मिला, तो वह अब अपने पति को भूल गई थी। जब मयंक घर आता, वह अपनी पत्नी के साथ वह सुनहरे पल गुजारने की कोशिश करता, तो वह कुछ न कुछ बहाने बना दिया करती। यानी वह उसको अब अपने करीब नहीं आने दे रही थी, ना ही वह उसको अब कोई बात उसकी स्वीकार करती थी। वह उसकी बातें एक कान से सुनती थी और दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। मयंक सोच में पड़ गया था कि आखिर उसकी पत्नी में इतना ज़बरदस्त बदलाव कैसे हुआ। अभी तो शादी को 1-2 साल भी नहीं गुजरे हैं, अभी तो 2-4 महीने ही हुए हैं। उसको नहीं पता था कि उसके भाई के बीच में और उसकी पत्नी के बीच में क्या चल रहा है। लेकिन फिर वह अपने ख्याल को झटक करके बाहर चला जाता है। एक दिन मोहल्ले की एक औरत उनके घर आती है। दिन का टाइम था, दोपहर को लंच टाइम में मुकेश भट्टे से आकर के घर में ही खाना खाया करता था। उसी वक्त में देवर और भाभी नंग अवस्था में नाजायज संबंध बना रहे थे। तभी गांव की एक औरत उस घर में आती है और दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लेती है। अब जाहिर बात है, मोहल्ले की एक औरत ने देखा तो समझो कि मीडिया ने देख लिया था। अब मीडिया में कोई खबर पहुंचती है तो समझो पूरे हिंदुस्तान को पता चल गई। इसी तरह से वहाँ भी हुआ था। जब उस मोहल्ले
की औरत ने दोनों देवर भाभी को साथ में नाजायज संबंध बनाते हुए देखा तो अब ये बात उसने पूरे मोहल्ले में पूड़ दी। अब इन बातों की चर्चा पूरे मोहल्ले में होने लगी, पूरे गांव में होने लगी। तो फिर मयंक से भी ये बात छुपी ना रह सकी। लोगों ने मयंक से बताया कि तू तो घर से बाहर रहता है पैसा कमाने के चक्कर में, लेकिन तुझे अपने घर के हालात नहीं पता है। तेरा छोटा भाई और तेरी पत्नी दोनों के बीच में नाजायज संबंध है। गाँव की औरत ने उन्हें नाजायज संबंध बनाते हुए देख लिया है। अब बेचारा मयंक क्या करता। उसने अपनी पत्नी से आकर पूछा कि मैंने जो सुना है क्या वो सही है। हर त्रिया चरित्र औरत की तरह उसने भी अपना त्रिया चरित्र दिखलाया। उसके सामने रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी, घड़ियाली आंसू बहाने लगी। कहने लगी कि जब तुम चले जाते हो तो घर में मैं और मुकेश ही तो बसते हैं। अब लोग हमारे ऊपर शक करने लगे हैं, हमारी खुशियों से जलने लगे हैं। बताओ, तुम्हारा भाई है, ये इस घर में ना रहेगा तो और कहाँ रहेगा। मैं तो इसकी भाभी हूँ, इसकी माँ समान हूँ, और तुम लोगों की बातों पर विश्वास कर रहे हो। लोगों ने उसके दिमाग में जो शक डाल दिया था, जो बात बताई थी, वो मयंक के दिमाग से नहीं निकल रही थी। आदमी कितना भी सीधा क्यों ना हो, लेकिन अपनी पत्नी के बारे में जब वो इस तरह की बातें सुनता है तो उसके मन में शक पैदा हो ही जाता है। इसलिए मयंक के मन में भी शक पैदा हो गया था। एक दिन उसने घर से जाने का बहाना बनाया कि मैं बस लेकर जा रहा हूँ, 4-5 दिन के बाद लौटूंगा, लेकिन वह शाम को ही वापस आ जाता है। घर खाली था, मयंक के आने का कोई टेंशन नहीं थी। दोनों देवर भाभी मस्त अपना चारपाई पर पड़े हुए एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले हुए लेटे हुए थे, और शायद वह उस आनंद का सुख उठा रहे थे जो नाजायज थे। अब जब इस हालत में मुकेश और अपनी पत्नी को मयंक देखता है तो उसका खून खौल उठता है, और उसने कहा कि जो गांव वालों ने मुझे बातें बताई थी वह बिल्कुल सही थी। तुम गलत हो और तुमने ये नाजायज काम किया है। मेरे पीछे तुम न जाने कब से इस काम को कर रहे हो। उसने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। उन्हें काफ़ी समाज के लोगों का, गांव के लोगों का, रिश्तेदारों का भी डर दिखाया, और उन्हें वार्निंग दी कि आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन आगे से अगर मैंने ऐसी हरकत देख ली तो फिर अच्छा नहीं होगा। पहली गलती समझकर उसको छोड़ दिया था, लेकिन वहाँ उन दोनों की हिम्मत और हौसला और बढ़ गया था, क्योंकि मयंक ने उन्हें ऐसे ही बिना कोई सजा दिए छोड़ दिया था। अब मयंक के जाते ही वो अपने पुराने डगर पर फिर चल पड़ते हैं। जब भी वह बाहर जाता, जब भी उन्हें टाइम मिलता, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, जब भी उन्हें टाइम मिलता, तभी वह अपने अपने जिस्म की प्यास को बुझाने लेते हैं। क्योंकि मयंक शराब पीने का आदी था, इसलिए उसे अपने भाई और अपनी पत्नी की बेवफाई का कुछ ज़्यादा ही दुख लगा था, और वो और ज़्यादा शराब पीने लगा था। जब उसने बार बार अपनी पत्नी और अपने भाई को पकड़ा तो अब वो उन पर सख्ती करने लगा था, उनके साथ मार पिटाई करने लगा था। और इसी मार पिटाई से तंग आकर के मुकेश और पूजा ने ये फैसला कर लिया था कि मयंक को रास्ते से हटा दें, और फिर उन्होंने एक दिन इस काम को अंजाम दे दिया था। और फिर मयंक को मारने के बाद लाश को तालाब में फेंक दिया। जब गांव वालों ने बोरी में तैरती हुई लाश को देखा तो पुलिस को खबर कर दी। पुलिस जब आई, उस बोरी को तालाब से निकाला गया तो वह तो मयंक की लाश थी। गांव वालों ने फिर सारी बात बता दी कि मयंक के भाई मुकेश के अपनी भाभी के साथ नाजायज संबंध थे। शायद इसी के चलते मयंक की हत्या उसकी पत्नी और उसके भाई ने की हो। अब उसका सबसे बड़ा सवाल ये था कि दोनों गए कहाँ हैं। दोनों की कॉल डिटेल्स निकाली जाती हैं, उनकी लोकेशन ट्रेस की जाती है, तो उनकी लोकेशन आती है बाबा रामदेव के आश्रम के आसपास की। पुलिस वहाँ पर आती है और फिर उनको पकड़ा जाता है। पकड़कर उनको फिर वापस कानपुर लाया जाता है। वहाँ जाकर के थाने में उनके बयान लिखे जाते हैं। उन्होंने अपने जुर्म को स्वीकार कर लिया था, और सारी डिटेल, सारी हिस्ट्री उन्होंने अपनी बता दी थी कि किस तरह से एक देवर ने अपनी भाभी के प्यार में अपने भाई का गला काट दिया, अपने भाई को बेरहमी से मारकर डाल दिया। दोस्तों, ये कहानी आपको जागरूक करने के लिए बनाई गई है। मैं ये नहीं कहती कि सभी लोग गलत हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो रिश्तों के नाम पर यह खेल खेल रहे हैं, क्योंकि आजकल ये सब आम बात हो गई है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।